हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आज लास्ट सेशन रहेगा भाई बार्क सीरीज़ का, अपनी फॉर्मूलाथन सीरीज़ का। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के सारे अपन फॉर्मूलेज वगैरह सब डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बार्क का एग्जाम 3 तारीख को है मोस्टली, है ना। तो बस प्रिपरेशन करते रहो अपनी। मॉक टेस्ट वगैरह जिसको देना है वो अभी भी दे सकता है, मॉक टेस्ट ओपन है, परचेज कर सकता है, ठीक। बाकी अगर परचेज नहीं करना है, अब लगता है कि टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पे सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अब वहाँ से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे फिर। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, राइट। फटाफट सब डिस्कशन करने चालू करते हैं अपन। चलो आईपीसी में सबसे पहली चीज कहाँ से स्टार्ट होता है आईपीसी? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या क्या है, राइट। कौन कौन से वेरिएबल देखे थे हमने? कंट्रोल्ड वेरिएबल, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, डिस्टर्बेंस वेरिएबल। तीनों वेरिएबल की डेफिनेशन लिखिए, तीनों वेरिएबल का मतलब लिखिए क्या होता है। दूसरी चीज एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो जरा, एक एक्सोथर्मिक सीएसटीआर का एग्जांपल लेते हैं। दिस इज एन एक्सोथर्मिक सीएसटीआर, राइट। तो इसमें आप लोग कंट्रोल वेरिएबल, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल और डिस्टर्बेंस वेरिएबल मेंशन कीजिए। व्हाट आर डिस्टर्बेंस वेरिएबल, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल? कंट्रोल वेरिएबल वो चीज होती है जिस चीज को हमको कंट्रोल करना है एक डिजायर्ड वैल्यू पे। तो किस चीज को कंट्रोल पे रखना है, किस चीज को एक डिजायर्ड वैल्यू पे रखना है? आप कहेंगे टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर। सो T, दैट इज टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर, इज माय कंट्रोल वेरिएबल। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल क्या है? किसकी मदद से आप ये कंट्रोल वेरिएबल को एक डिजायर्ड वैल्यू पर रख सकते हैं? किसकी मदद से? कूलेंट के फ्लो रेट को मैनिपुलेट करके, राइट। कूलेंट के फ्लो रेट को आप मैनिपुलेट करके अंदर के टेम्परेचर को एक डिजायर्ड वैल्यू तक रख सकते हैं। डिस्टर्बेंस वेरिएबल क्या है? डिस्टर्बेंस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, विच इज नथिंग बट Ti। Ti इज योर डिस्टर्बेंस वेरिएबल बिकॉज वो एक रिएक्टेंट का टेम्परेचर है, वो आपके कंट्रोल में नहीं, ठीक है ना। चलिए, सो कंट्रोल वेरिएबल इज द डिजायर्ड, द आउटपुट दैट इज टू बी डिजायर्ड, जो आउटपुट हमको डिजायर्ड। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, आउटपुट हमको किसकी मदद से मिल रहा है, और डिस्टर्बेंस वेरिएबल जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक। देन वी मूव ऑन टू लैपलास ट्रांसफॉर्म। राइट, लैपलास ट्रांसफॉर्म फटाफट लिखेंगे। किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कंप्लीट कीजिए। दिस इज 0 टू इंफिनिटी दिस इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी। चलिए टेबल बना देता हूं, कंप्लीट कीजिएगा उसको आप लोग। वन का लैपलास, ए का लैपलास कांस्टेंट e टू द पावर -80
टी टू द पावर n, सबके लैप्लास फटाफट लिखते चलिए। a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, सब चीज़ों के लैप्लास फटाफट लिखते चलिए। t का लैप्लास फटाफट कंप्लीट करो लैप्लास। क्या होता है वन का, 1/s, वन को क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप, दिस इज यूनिट स्टेप, राइट। ए का क्या होगा, a/s, e टू द पावर माइनस टी का 1/s प्लस a, t टू द पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, राइट। a sin ओमेगा t का a ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, a cos ओमेगा t का a s अपॉन t का, और t को क्या बोलते हैं, यूनिट रैंप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट। और ये क्या है, a sin ओमेगा टी, साइनोसोडल इनपुट। कंप्लीट करो फटाफट। और देखते हैं, और लैप्लास, सारे लैप्लास मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। साइन h ओमेगा टी का कॉस h ओमेगा टी का, सबका लैप्लास लिखिए, कंप्लीट कीजिए। साइन h ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और कॉस h ओमेगा टी का s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो डायरेक्टली भी पूछ सकता है ना, तो ध्यान रखेंगे इन सब में टाइम नहीं लगना चाहिए, ये आपको तुरंत देखते ही बन जाने चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, क्लियर है बात। चलो दूसरी हमने थ्योरम्स देखी थी। शिफ्ट थ्योरम क्या कहती है, शिफ्ट थ्योरम कि लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस at f ऑफ t विल बी इक्वल टू f ऑफ s प्लस a, और लैप्लास ऑफ e टू द पावर at f of t dt is f of s minus a. This is shift theorem in Laplace. For example, अगर एग्जाम्पल लें तो अगर t e टू द पावर माइनस t का आपको लैप्लास लिखना है, दिस विल बी एन एग्जाम्पल। t e टू द पावर माइनस t, e टू द पावर माइनस t का कितना होता है, अभी हमने देखा कि e टू द पावर माइनस at का इज 1/s प्लस a, और t मल्टीप्लाई सॉरी t इज 1/s स्क्वायर, t का 1/s स्क्वायर, e टू द पावर माइनस t मल्टीप्लाइड है, सो दिस विल बी 1/s प्लस 1 स्क्वायर। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ शिफ्ट थ्योरम। सिमिलरली इसके लिए एग्जाम्पल की बात करूं तो e टू द पावर 4t साइन 4t, इसका लैप्लास कंप्लीट करेंगे आप लोग। e टू द पावर 4t साइन 4t, इसका लैप्लास आप लोग कंप्लीट करेंगे।
इसका लैप्लास लिखिएगा, राइट, इसका लैप्लास आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक, चलो। और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम किस लिए काम आती है? कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए क्या कहती है थ्योरम कि आपको लिमिट एस टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एस इंटू वाई एस निकालना है, इससे आपकी फाइनल वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी थ्योरम क्या है? फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू मतलब किसी भी फंक्शन की अल्टीमेट वैल्यू, इसी को बोलते हैं अल्टीमेट वैल्यू और फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू, दोनों टर्म यूज करता है, अल्टीमेट वैल्यू और फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू, दोनों टर्म से इसको बोला जाता है, या फाइनल वैल्यू बोल देगा खाली। कैसे निकालते हैं ये? लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 s इंटू वाई, दिस विल गिव यू द फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम्स, दीज थ्योरम्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, सो दिस वाज अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जनरल इक्वेशन लिखिए। जनरल इक्वेशन लिखिए और स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिखिए, दोनों चीजें मेंशन कीजिए, जनरल इक्वेशन एज वेल एज स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। गुड इवनिंग सुची, गुड इवनिंग। जनरल इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की? where y is your controlled variable and u is manipulating variable, right? स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? gs ट्रांसफर फंक्शन होता किसमें? चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, दिस इज इक्वल्स टू kp अपॉन टाउ s प्लस what, right? kp upon tau s plus 1, right? जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। चलिए अब यहाँ पे टेबल बनाओ, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखो, डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट वो लिखिए। चलिए प्रोसेस मेंशन कर रहा हूँ, सब सारी प्रोसेस का आपको टाइम कांस्टेंट लिखना है। सारी प्रोसेसेस का टाइम कांस्टेंट लिखिए, पता होना चाहिए भाई, नहीं पता तो फटाफट ड्राइव करने लगो।
फटाफट लिखो। कंप्लीट कर दो फटाफट। कर लिया कंप्लीट? नहीं किया? देखो जरा, लिक्विड लेवल लीनियर रेजिस्टेंस टाइम कांस्टेंट इज ए आर। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? ट्वाइस ए आर रूट एच एस, राइट। मिक्सिंग प्रोसेस के लिए V बाय वॉल्यूम ऑफ द टैंक बाय फ्लो रेट। हीटिंग के लिए रो V बाय मास फ्लो रेट, रो V बाय मास फ्लो रेट। थर्मोमीटर के लिए mCp अपॉन HA। दिस इज योर टाइम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस। डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस के लिए ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, राइट। और टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? टाइम कांस्टेंट की और डेफिनेशन क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच (63.2% of the initial value। राइट, सही है सूची, सही है। नोट कर लीजिए, तो ऐसे रिवाइज कर दिया करो फटाफट, कम टाइम लगता है। जैसे पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर टाइम कांस्टेंट पता है मतलब निकाल लोगे आप सब, ठीक, कोई इशू नहीं। चलिए रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम प्लस स्टेप रिस्पॉन्स की बात करते हैं। अब एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसमें मेरे को एक स्टेप रिस्पॉन्स देखना है। बेसिकली u बार s इज इक्वल्स टू a बाय s, वेयर a is the magnitude of the step, right। इसके लिए y of t लिखिए, y बार t की फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा फॉर्मूला लिखिए और ग्राफ बनाइए।
ग्राफ बनाइए और ये वैल्यू, ये लिखिए एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा। क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है, के पी ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, राइट? हाँ सही। ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, सही है सच्ची, सही है, ठीक, दिस इज द ग्राफ। Right? So this is the response of a first order system with to a step input. Next, first order system plus impulse input. इसका फॉर्मूला लिखिए, डायग्राम बनाइए। यूनिट इम्पल्स, सो जीएस इज और यूनिट इम्पल्स के लिए यू बार एस विल बी इक्वल टू यूनिट इम्पल्स। चलिए इसके टाइम डोमेन फंक्शन लिखिए, y बार टी क्या होगा, और ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाइए और फटाफट ये वाला एक्सप्रेशन कंप्लीट करो। क्या लिखूंगा मैं, के पी अपॉन टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट? के पी अपॉन टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, दिस इज के पी अपॉन टाउ एट टी इज इक्वल्स टू 0। ग्राफ, right? So this is first order system plus impulse input. नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीटेड। नेक्स्ट, इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ बनाइए। ऐसा सवाल मैंने एक मॉक टेस्ट में भी डाला था, ठीक, क्योंकि आप बहुत लोग मिस कर जाते हैं इस चीज़ को।
रैंप इनपुट 80, राइट। इसका ग्राफ बनाइएगा जरा। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो जरा। रैंप इनपुट मतलब ये रहा, रैंप इनपुट इज दिस, दिस इज रैंप इनपुट, स्लोप ए टी। जो आपका इसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जो आता है दैट लुक लाइक दिस। रिस्पॉन्स इज लाइक दिस। अब क्या होता है, इस रिस्पॉन्स को अगर आप नोटिस करें तो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जाता है। द डिफरेंस बिकम्स कांस्टेंट and this difference is nothing but b times tau. This is known as steady state difference between input and output. Steady state difference between input and आउटपुट बी टाउ। नोट कर लीजिए, इस ग्राफ को, इंपॉर्टेंट है। हाँ सही कह रही हो सच्ची, सही एक्सप्रेशन है आपका, ठीक। उतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, पर ग्राफ पता होना जरूरी है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे। जनरल इक्वेशन लिखिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक। दोनों चीज मेंशन कीजिए। जनरल इक्वेशन, second order system are those systems that are represented by second order differential equations. Right? Standard transfer function GS, रिमेंबर दिस इज 1, यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाना तभी स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस, राइट। जीटा क्या होता है, जीटा इज डैम्पिंग फैक्टर, अकाउंट्स फॉर ऑसिलेशंस, राइट। नोट कर लो। क्लियर, चलो।
चलिए सबके ट्रांसफर फंक्शन लिखिए नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम का। ट्रांसफर फंक्शन लिखो, इंटरैक्टिंग सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखो। दोनों का ट्रांसफर फंक्शन मेंशन कर डालो। नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम का क्या लिखोगे? सिस्टम्स इन सीरीज। नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम इज नथिंग बट systems in series, right? तो जितने भी नॉन इंटरैक्टिंग अरेंजमेंट में लगे हो सिस्टम, सबको मल्टीप्लाई कर देना सारे ट्रांसफर फंक्शंस को। इंटरैक्टिंग सिस्टम का क्या होता है? kp अपॉन टाउ 1 टाउ 2 s स्क्वायर प्लस टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस a1 r2 s प्लस। दिस इज द जनरल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग सिस्टम्स। क्लियर? चलिए टेबल बना लीजिए एक। इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। फटाफट इस टेबल कंप्लीट कर डालो। चलिए देखिए जरा, टेबल कंप्लीट करते हैं फटाफट। जीटा ग्रेटर देन 1, नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड अनइक्वल, सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड, आर ऑसिलेशंस प्रेजेंट? नो ऑसिलेशंस, राइट।
zeta equal to 1, real and equal roots. System critically damped. Oscillations? No. And zeta is equal to 0 means these roots are complex again and undamped. This will be the complete table. कंप्लीट कर लिया? ठीक है, चलो नेक्स्ट. एनालिसिस ऑफ अंडरडैम्ड सिस्टम की बात करते हैं. ग्राफ बना लो, फटाफट ग्राफ बनाओ. सारी चीजें मार्क करो. सारी चीजें. डिफरेंस बिटवीन अंडर डैम्ड एंड अनडैम्ड बता देता हूं. ग्राफ में अंतर है. दिस इज द ग्राफ ऑफ अंडर डैम्ड. अंडर डैम्ड में क्या रहता है? डिकेइंग ऑसिलेशंस रहते हैं, राइट? डिकेइंग ऑसिलेशंस मतलब कि ये कन्वर्ज कर जाएगा किसी फाइनल वैल्यू पे, राइट? ठीक है ना. देखो जरा, दूसरी चीज अनडैम्ड सिस्टम की मैं बात करूं ना, तो अनडैम्ड सिस्टम कभी कन्वर्ज नहीं करेंगे. हमेशा वो ऑसिलेट होते रहेंगे विथ सेम एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कभी कम नहीं होने वाला. सेम एम्पलीट्यूड से हमेशा ऑसिलेशन उनका चलता रहेगा. अनडिकेइंग ऑसिलेशंस. with same amplitude. This is the meaning of underdamped and undamped systems. Right? ग्राफ बना लीजिएगा ये. सर रियल अनइक्वल एंड नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है रूट? अरे बेसिक सी चीज है. देखो s इज इक्वल्स टू -1, -2. ये रूट्स कैसे हैं? रियल रूट्स हैं, ठीक. और अनइक्वल मतलब दोनों रूट्स अलग अलग है ना. दिस इज रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल मतलब रियल रूट्स हैं.
दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक -1 एक -2 है, और दोनों रूट कैसे हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव रूट्स। ठीक, सो ये हो गया रियल अनइक्वल एंड नेगेटिव रूट्स का एग्जांपल। अब एक रूट मान लो कोई ऐसा है कि s इज इक्वल्स टू -1, -1, ये कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। सर कैसे आ सकते हैं रियल और इक्वल रूट, s+1 का स्क्वायर सॉल्व करो, दो रूट्स आएंगे, s+1 का स्क्वायर। सो रियल एंड इक्वल एंड नेगेटिव, ये नेगेटिव रूट्स। अब ये कैसे रूट्स हैं आप बताओ, -1, +1, आप बताइए कैसे रूट्स। ये अंडर डैम्ड के लिए बना लेना, ये अनडैम्ड के लिए बना लेना, क्लियरिटी मिलेगी। और ये लिख लेना कि अनडिकेइंग ऑसिलेशन विद सेम एम्पलीट्यूड, डिकेइंग ऑसिलेशंस फॉर अंडर डैम्ड। सो -1, +1 दोनों रियल रूट्स हैं, दोनों ही अनइक्वल है, और एक नेगेटिव रूट है एक पॉजिटिव रूट है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल अनइक्वल नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। क्लियर है बात, चलिए कंप्लीट करो ये ग्राफ। फॉर्मूले लिखो सब चीजों के, किसका, ओवरशूट का फॉर्मूला लिख डालो, फॉर्मूला ऑफ ओवरशूट, फॉर्मूला ऑफ डिके रेशियो, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, फॉर्मूला ऑफ राइज टाइम, फॉर्मूला ऑफ सेटलिंग टाइम। सभी के फॉर्मूले लिख डालिए और सारी चीजें वहां मेंशन कीजिए, सभी फॉर्मूले लिखो, सारी चीजें यहां मेंशन करो। हाँ क्या पूछ रहा हो सर, नेचर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाउ फॉर सेकेंड सिस्टम एंड टाइम पीरियड में डिफरेंस बताइए। ठीक, बता देता हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर है ना, ये फॉर्मूले लिख दूँ फिर आता हूँ। देखो जरा कैसे कंप्लीट करोगे। राइज टाइम क्या है, दिस इज टी आर राइज टाइम। सेटलिंग टाइम मतलब ±5% के अंदर आ जानी चाहिए वैल्यू, टी एस। टाइम पीरियड क्या है, टाइम बिटवीन सक्सेसिव पीक्स, राइट। दिस इज ए, दिस इज बी। चलो फॉर्मूले लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं फटाफट। ओवरशूट का फॉर्मूला x
minus pi zeta upon under root 1 minus zeta square. This is overshoot, and overshoot is also equal to a by b. Decay ratio is nothing but overshoot square also equals to c by a. सारे फॉर्मूले कंप्लीट करते चलेंगे. टाइम पीरियड इज 2 पाई टाउ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. राइज टाइम इज टाउ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर पाई माइनस कॉस इनवर्स जीटा. ये याद रखना जरूरी नहीं है, इन जनरल नहीं पूछा जाता है, पर बार्क जैसे एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते, पूछ सकता है. गेट में तो मुश्किल है कि कभी राइज टाइम पूछा जाए. सेटलिंग टाइम इज 4 टाउ अपॉन जीटा. दिस इज द सेटलिंग टाइम. ये नोट करो सारे फॉर्मूले. नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूले. तो इनसे सवाल बनेगा ही डेफिनेटली. इनसे सवाल बनने के चांसेस बिल्कुल एकदम हाई रहते हैं. ठीक है, चलो. हाँ, वो वाला डाउट समझा देते हैं. टाइम पीरियड और नेचुरल टाइम पीरियड में. देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास क्या है. टाइम पीरियड होता क्या है इन जनरल किसी भी वेव का, 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. यहां पे क्या फॉर्मूला है मेरे पास टाइम पीरियड का, 2 पाई टाउ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. कंपेयर कर दो दोनों को, तो यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. राइट, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला है मेरे पास 2 पाई टाउ अपन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. कंपेयर करके मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली. अब मेरे को पता है कि अनडैम्ड सिस्टम मतलब जीटा इज इक्वल्स टू 0. राइट, अनडैम्ड सिस्टम इज जीटा इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं जीटा इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो कहलाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. अगर इसमें मैं जीटा पुट करता हूं तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 बाय टाउ, एंड दिस इज नेचुरल, सो n रिप्रेजेंट्स नेचुरल. तो यहां पे जो टाउ जो कहलाता है वो कहलाता है नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ये डिफरेंस. सो इसलिए टाउ हमेशा कहलाएगा नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2 पाई टाउ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा. ठीक, ऐसे ध्यान रखो कि टाउ इज द नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. दैट्स इट. नोट कर लीजिए. सो दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. क्लियर है. चलिए, अब हम लोग आते हैं द कंट्रोल सिस्टम पे. द कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा है. फीडबैक. फीडबैक कंट्रोल में क्या करते हैं, किस चीज को सेंस करते हैं वो लिखिए. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में किस चीज को सेंस करते हैं और क्या फिर कैसे कंट्रोल एक्शन लेते हैं वो लिखिए. दो टाइप के हमने कंट्रोल पढ़े हैं, फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक. फीडबैक कंट्रोल में हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर सेंसिंग द आउटपुट, sensing output and then changing MV, manipulating variable. हम आउटपुट को सेंस करके एक्शन ले रहे होते हैं. राइट,
फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में वी आर सेंसिंग disturbance, we are sensing disturbance and then we are changing, manipulating it, right? So ये डिफरेंस है फीडबैक और फीड फॉरवर्ड. हम जनरली क्या यूज करते हैं? फीडबैक कंट्रोल, राइट? चलो अब एक एग्जांपल देता हूं, उसमें फीडबैक कंट्रोल लगा के बताओ जरा. एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें आप फीडबैक कंट्रोल लगाएंगे. ये एक एक्सोथर्मिक CSTR है. इसमें आपको लिक्विड लेवल कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल दोनों के लिए फीडबैक लूप लगाना है. लगाओ जरा. दोनों चीज़ को आपको कंट्रोल करना है. लगाओ जरा लूप. हाँ सर, फीड फॉरवर्ड में लोड वेरिएबल मेजर करते हैं, डेफिनेटली मेजर करते हैं. लोड वेरिएबल जब तक मेजर नहीं होगा या लोड वेरिएबल जब तक मॉडल नहीं होगा, फीड फॉरवर्ड लूप नहीं लगा सकते. ठीक, इसलिए फीड फॉरवर्ड जो है वो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बिकॉज डिस्टर्बेंसेस को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट. बहुत सारी सिचुएशंस में डिस्टर्बेंसेस को मॉडल करना, उनको मेजर करना डिफिकल्टी होती है. ठीक है ना. चलो लगाओ जरा फीडबैक लूप, लगाओ जरा. इसमें यू हैव टू कंट्रोल लिक्विड लेवल एंड टेम्परेचर, दोनों कंट्रोल करने हैं आपको. फटाफट लगाओ जरा. लगा दिया कि नहीं? देखो जरा टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं. टेम्परेचर को सेंस करेंगे यूजिंग मेजरिंग डिवाइस. थर्मोकपल इज द मेजरिंग डिवाइस. देन ये इंफॉर्मेशन जाती है कहाँ? कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर को क्या दिया रहता है? सेट पॉइंट. और कंट्रोलर सिग्नल किसको भेजता है? सिमिलरली हाइट को मेजर करने के लिए क्या लगाते हो? मेजरिंग डिवाइस, डिफरेंशियल प्रेशर सेल.
ये इंफॉर्मेशन किसको भेजता है? कंट्रोलर को। सेट पॉइंट क्या देते हो? HSP, हाइट का सेट पॉइंट। फाइनली मैनिपुलेट किसको करता है? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। तो दिस इज द फीडबैक लूप फॉर टेम्परेचर कंट्रोल एंड लिक्विड लेवल प्रॉब्लम। सिग्नल्स क्या क्या रहते हैं? कितने? 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक का सिग्नल रहता है, राइट? मिनिमम सिग्नल इज नॉट जीरो। और यहाँ जो ये जो वॉल्व रहते हैं, ये प्रेशर ऑपरेटेड वॉल्व रहते हैं। प्रेशर ऑपरेटेड वॉल्व रहते हैं, इनका सिग्नल कितना रहता है? 3 psig से 15 psig। 3 psig से 15 psig स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं ये। 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर की लाइन रेंज में लाया करेंगे, एंड 3 psig से 15 psig। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीडबैक लूप, राइट? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कंट्रोलर्स के ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। पी कंट्रोलर का इक्वेशन लिखिए और ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। इक्वेशन, TF, दोनों चीजें लिखिए जरा। सिमिलरली फॉर PI कंट्रोलर, इक्वेशन लिखिए और ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। सिमिलरली फॉर PID कंट्रोलर। इक्वेशन इन TF सर, इसमें CV लेवल एंड कंट्रोल वेरिएबल लेवल एंड टेम्परेचर है। हाँ सही है, सही है, ठीक। कंट्रोल वेरिएबल इज लिक्विड लेवल एंड टेम्परेचर। सो दीज थ्री आर द important important कंट्रोलर्स फॉर फीडबैक। ये सिर्फ फीडबैक के कंट्रोलर्स हैं, ध्यान रखिएगा। फीड फॉरवर्ड में तो हमें कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ता है। चलो इक्वेशन लिखो फटाफट। क्या इक्वेशन है? P bar T is equals to PT minus PS is bias value is equals to KC epsilon T। PS क्या है? बायस वैल्यू है। ट्रांसफर फंक्शन KC के बराबर, राइट? इसकी इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन सिमिलरली PID के लिए आप लोग वो लिखिए, पूरी कंप्लीट कीजिए। PID के लिए आप लोग कंप्लीट कीजिए। टाउ आई क्या है? इंटीग्रल टाइम या रीसेट टाइम। PID के लिए आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करने की तरफ। ब्लॉक डायग्राम कैसा रहता है?
चलिए सर्वो प्रॉब्लम लिखिए, सर्वो प्रॉब्लम का ट्रांसफर फंक्शन लिखिए और रेगुलेटरी प्रॉब्लम दोनों का। सर्वो प्रॉब्लम के लिए क्या ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाता है? y बार अपॉन y बार एस पी। लिखो जरा। रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए y बार अपॉन डी। दोनों प्रॉब्लम लिखो जरा। क्या लिखेंगे इसके लिए? जीपीजीसी अपॉन 1 प्लस जीपीजीसी। इसके लिए क्या लिखेंगे? जीडी अपॉन 1 प्लस जी। सर एक बार टॉपिक्स बताइए जिस भाग में क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक्स तो यार ऐसे कुछ बता नहीं सकते यार कि किस पे कुछ कहीं से भी पूछ सकता है वो, है ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। ठीक, पढ़ना तो है ही, सारी चीजें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। हमेशा डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 से याद रखो। राइट, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर इज 1 प्लस जीपीजीसी। सो 1 प्लस जीपीजीसी विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ क्लोज लूप। हमेशा डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 से याद रखा करो, कभी दिक्कत में नहीं आओगी। क्लियर? चलो दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम प्लस पी कंट्रोलर। सर्वो प्रॉब्लम लिखो। सर्वो प्रॉब्लम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा वो लिखिए। कंक्लूजन्स लिखिए, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप। कंक्लूजन लिखो। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जीपीजीसी अपॉन 1 प्लस जीपीजीसी लगाना है। सो दिस विल बी केपी के सी 1 प्लस केपी के सी डिवाइडेड बाय this will be the transfer function. सर ARN5 वैल्यूज फॉर डिस्टेंस सिस्टम याद करना होगा क्या? याद करना देखो निकाल सकते हैं यार, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो निकाल सकते हैं ना। ठीक, वो अभी बता दूंगा कैसे, वो तो अपन कैलकुलेशंस कर सकते हैं उनकी, तो ये सब चीज़ें क्यों ध्यान रखें। याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं? वो जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के फॉर्मूलेज हैं वो किसी भी तरीके से अपन निकाल नहीं सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उनको याद रखना है। कंक्लूजन्स क्या लिखोगे? पहला, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। ऑर्डर रिमेन सेम इन कंपैरिजन टू ओपन लूप। सेकंड, टाइम कांस्टेंट कम हो गया है, क्लोज लूप का टाइम कांस्टेंट कम है तो रिस्पॉन्स इज फास्टर। रिस्पॉन्स फास्टर देन ओपन लूप। क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट हैज बीन रिड्यूस्ड, क्लोज लूप का टाइम कांस्टेंट कम है इन कंपैरिजन टू ओपन लूप। थर्ड, ऑफसेट विल बी प्रेजेंट। ऑफसेट विल बी प्रेजेंट। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट का फॉर्मूला देखो जरा। ऑफसेट इज इक्वल्स टू change in set point
माइनस द फाइनल वैल्यू ऑफ द सिस्टम. फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? लिमिट s टेंड्स टू 0. This will be the formula for offset in case of any closed loop. नोट कर लीजिए इस चीज को. देखो जरा आगे. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम प्लस पीआई कंट्रोलर. कंक्लूजन लिखो इसके जरा. कंक्लूजन्स. सर पीआई एंड पीआईडी दोनों में ऑर्डर इंक्रीज होता है या सिर्फ पीआई में? दोनों में ऑर्डर इंक्रीज होता है. दोनों में. दोनों में ऑर्डर इंक्रीज होता है, पीआई और पीआईडी में. तो दिस इज द हाईलाइट ऑफ पीआई कंट्रोलर. नोट कर लो इसको.
ऑफसेट इज 0. ओवरऑल रिस्पॉन्स इज ऑल्सो स्लोअर फॉर पी आई. सही कह रहे हो, ओवरऑल रिस्पॉन्स विल बी स्लोअर. चलिए स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम पे आते हैं. रूथ अरे, राइट, रूथ अरे. अब स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट इज बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट. BIPO दोनों चीज बाउंडेड होनी चाहिए. बाउंडेड मतलब कन्वर्ज करनी चाहिए, राइट. बाउंडेड मीन्स कन्वर्जेंस होना चाहिए. चलो एक टेबल बनाते हैं. आप बताइएगा कि क्या स्टेबिलिटी सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. ये डिपेंड करता है पोल्स पे, राइट. पोल्स पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी. चलो टेबल बना रहा हूं, कंप्लीट कीजिएगा. कंप्लीट करो. सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल एंड अनस्टेबल. हाँ, स्टेप, साइनसोइडल और पल्स बाउंडेड है. रैंप एंड इम्पल्स आर अनबाउंडेड सिस्टम. रैंप एंड इम्पल्स आर अनबाउंडेड. कंप्लीट करो जरा टेबल फटाफट. Sir, for pure capacitive process, poles are at the origin, right? हाँ. For pure capacitive process, single pole is on origin. चलो रियल एंड नेगेटिव पार्ट. सिस्टम कैसा? स्टेबल. रियल एंड पॉजिटिव अनस्टेबल. कॉम्प्लेक्स विथ पॉजिटिव रियल पार्ट अनस्टेबल. कॉम्प्लेक्स नेगेटिव स्टेबल. लिखते चलो फटाफट. रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस मार्जिनली स्टेबल. मार्जिनली स्टेबल. वन रूट ऑन ओरिजिन इज स्टेबल. टू रूट्स ऑन ओरिजिन अनस्टेबल. दिस इज अ कंप्लीट टेबल, राइट. दिस इज योर कंप्लीट टेबल.
क्लियर है? नोट कर लो। सब पोल्स एट ओरिजिन बताया तो, वन रूट एंड ओरिजिन स्टेबल, रिपीटेड रूट्स एंड ओरिजिन अनस्टेबल। कैसे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन रूट एंड ओरिजिन का एग्जाम्पल 1/s, 1/s एग्जाम्पल है ना, वन रूट एंड ओरिजिन। 1/s को कन्वर्ट करो टाइम डोमेन में, कितना आएगा? 1। 1 क्या है? एक स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन कैसा होता है? बाउंडेड, स्टेबल। रिपीटेड रूट्स एट ओरिजिन एग्जाम्पल 1/s स्क्वायर। 1/s स्क्वायर मतलब 2 रूट्स एट ओरिजिन। इसको कन्वर्ट करो टाइम डोमेन में, क्या आएगा? t। t इज रैम्प, रैम्प इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड तो अनस्टेबल। खत्म। ऐसे क्वेश्चन किया करो हमेशा, क्यों हो रहा है ऐसा, बार बार क्वेश्चन किया कीजिए कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि रिपीटेड रूट सेट ओरिजिन अनस्टेबल है, एग्जाम्पल ले लिया, खत्म। सो दिस इज स्टेबल, वन रूट एट ओरिजिन, रिपीटेड रूट एट ओरिजिन इज अनस्टेबल। क्लियर? अब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो रूथ अरे पे आते हैं। रूथ अरे मेथड क्या कहती है? एक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट रूथ ने क्या कही थी? ऑल द एलिमेंट्स शुड बी पॉजिटिव, a0, a1, a2, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर एक भी एलिमेंट नेगेटिव है तो रूथ अरे मत लगाना, डायरेक्ट सिस्टम को अनस्टेबल बोल देना। सेकेंड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूथ अरे। कैसे बनती है? यहां पे अल्टरनेट एलिमेंट लिखते हैं, a0 से स्टार्ट करोगे, अल्टरनेट एलिमेंट a2, a4 सो ऑन। सेकेंड रो में क्या लिखोगे? a1, a3, a5 सो ऑन। ठीक, b1 की वैल्यू निकालो। b1 क्या लिखते हैं? b2 क्या लिखोगे? c1 क्या लिखोगे? c2 क्या लिखोगे? लिखो जरा b1, b2, b1 b2 लिखो, c1 c2 लिखो। b1 क्या होता है? b1 इज a1 a2 माइनस a0 a3 बाय a1। सो a1 a2 minus a0 a3 by a1. This is your b1. What is b2? a1 a4 minus a0 a5 divided by a1. Right? Similarly आप c1 आप लिखेंगे and c2 आप लिखेंगे। कंप्लीट करो। अब रूथ अरे मेथड से क्या पता चलता है मेरे को? कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम आर पॉजिटिव, सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे ध्यान देना है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर पॉजिटिव सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल all elements of the first column right
Fourth point, number of sign changes in the first column is equal to number of roots in right half plane. This is the statement and conclusions of रूट array. नोट कर लीजिए. ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पे आओ. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस. एम्पलीट्यूड रेशियो कैसे निकालते हैं? S इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्सिट्यूट करके. होता क्या है एम्पलीट्यूड रेशियो? अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर. और फाई क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल. tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल. AR फॉर सिस्टम्स एंड सीरीज क्या होगा? AR1 इंटू AR2 इंटू AR3 सो ऑन. फाई क्या होगा? फाई ओवरऑल phi1 प्लस phi2 प्लस phi3. मतलब फाइज ऐड होते जाते हैं और AR मल्टीप्लाइड होते जाते हैं. चलो सबके AR लिख डालो. सबके AR आप लोग लिखेंगे. AR एज वेल एज फाई दोनों आप लोगों को मेंशन करना है. फटाफट लिखते चलो. फटाफट लिखते चलिए सभी. आप ही लोगों को कंप्लीट करना है. फाई मैं लिख देता हूं. AR आप लोग लिखिए.
AR आप लोग कंप्लीट कीजिए। सबके बॉडी प्लॉट्स भी बना लो, सभी के बॉडी प्लॉट्स बना लो। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। These are the body plots. सर स्टडी बताओ कुछ, शुड बी गो फॉर न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन, नंबर ऑफ साइकिल्स लाइक इजी हैड। कल डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना, उस चीज़ को कल डिस्कस करूँगा। 2 राउंड लगने चाहिए, एक बार में वो राउंड जिसमें आप कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक, बिना कुछ सोचे समझे, जो इजी लग रहा है, जैसे डायमेंशनलेस नंबर्स फटाफट हो जाएंगे, ठीक। बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले राउंड में अवॉइड करो, ठीक, पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस निपटाते चलो, ठीक। एटलीस्ट आपको 1 घंटे में अगर आप 40 क्वेश्चंस कर लिए मज़ा आ जाएगा। चलिए बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि इफ AR इज ग्रेटर देन 1 एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, then system is unstable, right? Crossover frequency is the frequency at which phi is equals to minus 180 degree. This is board stability criteria. कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी की? Condition for stability, AR should be less than 1, gain margin which is 1 by AR at omega CO should be greater than 1, and phase margin which is 180 degree minus should be greater than 0 degrees. This is the condition for A. KU and GM same, KU and GM are same. चलिए जिगलर निकोल सेटिंग्स पे आते हैं। और कंट्रोलर ट्यूनिंग लिखो जरा, यहाँ P कंट्रोलर है, PI है, कंप्लीट करो टेबल। PI के लिए क्या होता है 0.5 KU,
right, where KU is nothing but your gain margin. नोट कर लीजिए. चलिए, सो दिस वाज बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. आते हैं कंट्रोल वॉल पे. चलिए, कंट्रोल वॉल में डायग्राम बनाओ. पहला लीनियर कंट्रोल वॉल कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन लिखिए. क्विक ओपनिंग और इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट. इसका एफेक्ट्स लिखिए, डायग्राम बनाइए और डिज़ाइन ऑफ वॉल्व की इक्वेशन लिखिए. कंप्लीट करो फटाफट. कंप्लीट करो. लीनियर सो क्विक ओपनिंग लीनियर इक्वल परसेंटेज. इक्वल परसेंटेज में क्या रहता है? लीकेज. एफ एक्स रूट एक्स अल्फा रेंजेबिलिटी टर्नओवर रेशियो. राइट, सो दिस इज योर कंट्रोल वॉल्स. ठीक है. और क्या रहता है? एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज, फेल ओपन, डायरेक्ट एक्टिंग. इनडायरेक्ट. नोट कर लीजिए, दिस इज द समरी ऑफ योर कंट्रोल वॉल्व.
एनएसडी अनाउंस करेंगे यार, थोड़ा सा टाइम लगता है यार कंपाइल करने में, चीज़ों को कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट इज कैस्केड कंट्रोल में क्या रहता है, लिखो जरा कैस्केड कंट्रोल की हाईलाइट। मेजरिंग एलिमेंट कितने रहते हैं, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स कितने रहते हैं, बाय बाय। और प्राइमरी कंट्रोलर किसको बोलते हैं, सब कंप्लीट करो। और सेकेंडरी कंट्रोल, सारी चीज़ें कंप्लीट करो फटाफट। measuring element, manipulating variable 1, primary controllers master controller, secondary slave, primary controller slowest, secondary fastest। लास्ट देखते हैं इनवर्स रिस्पॉन्स की क्या कंडीशन है। इनवर्स रिस्पॉन्स कब होता है, 0 lying in right half plane। ग्राफ ध्यान होना चाहिए इसका। This is the graph of inverse response and this is your process control, right? चलिए, सो फॉर्मूलाथन सीरीज़ यहीं पे कंक्लूड होती है। ठीक, सारे सब्जेक्ट कवर करवा दिए गए हैं, पूरे फॉर्मूलेस कवर करवाए गए हैं, मैंने सेशंस लिए हैं स्पेशली बार्क पे, और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए गए। तो इतनी एक्सटेंसिव तैयारी करवा दी गई है बार्क की, अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं, टिल देन बाय, थैंक यू।